Hello everyone. I welcome you all to yet another class on drugs commonly used in obstetrics and gynecology. And in this lecture, I would be considering three very important drugs that are commonly used in obs and gynae practice. So without wasting any further time, I will begin with the first drug, which is very popularly uh, sold by the trade name called misoprostol. ये ड्रग्स लगभग हम सब ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी ना कभी सुनी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स जो कि गायनेक प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑब्स्टेटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अबॉर्शंस के लिए इन ड्रग्स को बहुत कॉमनली देते हैं। ये वो ड्रग है जो ओवर द काउंटर भी बहुत ज़्यादा बिकती है एंड काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं एंड दे वांट टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी, वो ओवर द काउंटर जाके ये ड्रग खरीद के खा लेते हैं। सो मिसोप्रोस्टॉल एग्जैक्टली एक बहुत पॉपुलर ओवर द काउंटर मिलने वाली ड्रग है। बट आज जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ वो ये है कि बिसाइड्स अबॉर्शन के अलावा भी इसके कितने सारे और यूजेस हैं जो शायद हम में से बहुत सारे लोग कॉमनली यूज नहीं करते हैं उस तरीके से। Now misoprostol is a class of drug that belongs to a synthetic prostaglandin analog PGE1. प्रोस्टाग्लैंडिन एक विशेष क्लास है ड्रग्स की जिसमें कई वैरायटी होते हैं, E1, E2, F2 अल्फा। E2 और F2 अल्फा कॉमनली हमारे ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस में यूज होते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर और एटॉनिक पीपीएच में। मिसोप्रोस्टॉल एक PGE1 एनालॉग है और इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो ये होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है। कैसे करता है? इट बाइंड्स टू द मायोमेट्रियल सेल्स, यानी यूट्रस के मस्कुलेचर से बाइंड करता है और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैं अर्ली प्रेगनेंसी में वो एक्सपेल हो जाते हैं यूट्राइन कैविटी से, लीडिंग टू अबॉर्शन। लेटर प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये सर्वाइकल राइपनिंग और सॉफ्टनिंग करवाता है। इनफैक्ट इट ऑल्सो कॉजेज डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, हेंस हेल्प इन चाइल्ड बर्थ और लेबर। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से मिसोप्रोस्टॉल इज अ वेरी वेरी पॉपुलर ड्रग इन ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस। बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो यूट्रोटोनिक एक्शन है। मिसोप्रोस्टॉल जो है अपने रिसेप्टर्स से मायोमेट्रियल सेल्स में यूट्रस में बाइंड करता है, एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करता है जिससे कि साइक्लिक एमपी रिड्यूस हो जाता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में बढ़ने लगता है और इसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके सारे कंटेंट्स जो होंगे वो बाहर निकल के आएंगे, चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन में मदद करेंगे या लेटर ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी में चाइल्ड बर्थ में मदद करेंगे यानी डिलीवरी में मदद करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट आर द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। मिसोप्रोस्टॉल की ऐसी जो ये टैबलेट मैंने आपको डेमो के लिए दिखाई है, ये 200 माइक्रोग्राम की नहीं आती, ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। 25 माइक्रोग्राम से लेकर 600 to 800 माइक्रोग्राम की भी टैबलेट्स आती हैं। तो जो 25 है उसके बाद 50 होती है, 100 माइक्रोग्राम होती है, 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट है। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ 600 और 800 माइक्रोग्राम टैबलेट विच इज कॉमनली यूज्ड एज एटॉनिक पीपीएच। अच्छी बात यह है कि ये ड्रग जो है ना कई रूट से यूज करी जा सकती है। आप ओरली भी पेशेंट को खिला सकते हैं, ठीक है, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन में जहां हमें 600-800 मिली माइक्रोग्राम देना होता है, यूजुअली हम ये ड्रग ओरली नहीं देते क्योंकि इससे बहुत सारा गैस्ट्राइटिस होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है पेशेंट को। फिर वजाइनल रूट है। वजाइनल रूट एक बहुत इफेक्टिव रूट है जिसमें मिनिमल साइड इफेक्ट्स आते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये ड्रग वजाइनल म्यूकोजा से रैपिडली अब्सॉर्ब होती है और जहां इसका लोकलाइज साइट ऑफ एक्शन है यानी यूट्रस, वजाइना में और सर्विक्स पे, वहां ये एग्जैक्टली काम करती है। तो ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो कम लगता है, इसका लोकलाइज्ड एक्शन होता है, इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इसीलिए वजाइनल रूट काफी प्रेफर्ड रूट है गायनेक प्रैक्टिस में। इसके बाद एक और रूट है जो कि सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल में आप इसे जबान के नीचे रखवा सकते हैं, ये भी बहुत रैपिडली अब्सॉर्ब होता है बकल म्यूकोजा से, मतलब सबलिंगुअल म्यूकोजा से, एंड देन इट ब्रिंग्स अबाउट ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी वेरी रैपिडली। जब हमें बहुत कम डोज देना होता है स्पेशली फॉर ऑगमेंटेशन और इंडक्शन ऑफ लेबर, तब हम इसको सबलिंगुअल रूट से भी देते हैं। ओके, कभी कभी वजाइनल रूट बहुत कम्बरसम भी होता है, यू हैव टू वेयर अ ग्लव्स एंड पुट इट वजाइनली। ओके, देन वी कैन हैव बकल रूट ऑल्सो, जिसमें कि आप इसको पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है तो आप इसको पेशेंट को अपने बकल म्यूकोजा में रखने के लिए भी कह सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि बकल रूट में के और सबलिंगुअल रूट में कि अगर पेशेंट सही से नहीं रखेगा तो आपका डोज इनइफेक्टिव हो जाएगा। सो दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ गिविंग दिस ड्रग बाय द सबलिंगुअल और बकल रूट हैज टू बी वेरी वेरी effective only in the presence of a
medical practitioner, somebody who can supervise the intake of the drug. Okay, then we have the per-rectal. Per-rectal again is a route which can be used especially when the patient is not very conscious, not very cooperative, cannot take the pills orally, and then it is again a very effective route, especially in atonic PPH. जब एटॉनिक पीपीएच हो रहा होता है वजाइना से बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है. अब जब वजाइना से ब्लीडिंग हो रही होती है और पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा ओरल इनटेक नहीं ले सकता है, वजाइना में आप डाल नहीं सकते हैं, पेशेंट सबलिंगुअल और बक्कल इतना बड़ा डोज ले नहीं सकता है जो कि एटॉनिक पीपीएच में यूज होता है. इसीलिए एटॉनिक पीपीएच में पर रेक्टल आप एक वजाइनल पेसरी अगर डाल देते हैं मीजोप्रोस्टॉल की, विच इज रफली अराउंड 600 to 800 माइक्रोग्राम टैबलेट, इट डज वंडर्स. तो इनफैक्ट आजकल जो फर्स्ट लाइन एटॉनिक पीपीएच का मैनेजमेंट है वो पर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अराउंड 800 माइक्रोग्राम ऑफ मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट हो गई है, क्योंकि ये काफी चीपली अवेलेबल है इंडिया में. और इसका कोई बेसिकली एडवांटेज यही है कि आपको इसका स्टोरेज के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, अनलाइक ऑक्सीटोसिन जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया. इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड इन रेफ्रिजरेशन and you require a particular cold temperature to maintain the oxytocin chain, right? तो ये इसकी सबसे खास बात है कि ये जो ऐसा ऑक्सीटोसिक है जिसको हमको कोल्ड चेन में मेंटेन नहीं करना है, जिसको इंजेक्शन से नहीं देना है, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा सुपरविजन नहीं लगता है और बहुत आसानी से मिलने वाली काफी चीप ड्रग है. सो दैट इज व्हाई मीजोप्रोस्टॉल इज अ वेरी वेरी पॉपुलर ड्रग which is now being used in not only management of PPH but also in abortions, जो कि एक मेजर चंक है हमारे ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस का, और इसके अलावा चाइल्ड बर्थ में, राइट. सो दिस वाज बेसिकली हाउ विल वी डिसाइड कि किस रूट से कब देना है. ओके है ना. तो मोटे तौर पे ये समझ लेते हैं कि जब हमें कम डोज देना होता है, यानी कि 25 to 50 माइक्रोग्राम जैसा डोज देना होता है, तो हम यूजुअली गायनेक प्रैक्टिस में या ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में वजाइनल रूट प्रेफर करते हैं. जब भी हमको रैपिडली एक्शन चाहिए, फॉरन एक्शन चाहिए, तो हम सबलिंगुअल रूट लेते हैं, बक्कल बहुत कम लेते हैं, और पर रेक्टल एटॉनिक पीपीएच के लिए लेते हैं जब पेशेंट कोऑपरेटिव भी नहीं है और वजाइनल म्यूकोजा में ब्लड आ रहा है, राइट. इसके बाद आते हैं यूजेस. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द एंटायर लेक्चर टुडे, कि आखिर मीजोप्रोस्टॉल को कहाँ यूज करा जाता है. जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये ओवर द काउंटर बहुत आराम से मिल जाने वाली ड्रग है. ज्यादातर लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही केमिस्ट से जाके ये ले लेते हैं फॉर अबॉर्शन एंड ऑल. तो हमें इसका जो सही यूज है वो पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसका जो मिस यूज है ना, इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग अस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स. ओके, इस ड्रग के मिस यूज की वजह से ही बहुत सारे पेशेंट्स मेडिकल अबॉर्शन किट खाने के बावजूद अबॉर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो करेक्ट डोज में, करेक्ट टाइमिंग के साथ और करेक्ट ड्यूरेशन तक इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं यूज करते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेडिकल अबॉर्शंस व्हिच आर बीइंग टेकन ओवर द काउंटर आर फेलिंग. ओके, नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. जब भी कोई महिला मेरे पास आती है और वो ये कहती है कि मैडम मेरी ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है और वो प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से कम की हो, विच इज समवेयर अराउंड 7.5 to 8 वीक्स के अराउंड, अगर पेशेंट मतलब उसका महीना पार हुए अभी 30 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, तो अगर प्रेगनेंसी लेस देन 7 या 8 वीक्स है, वी कैन ऑप्ट फॉर मेडिकल अबॉर्शन. और पेशेंट कोई सर्जिकल इवैक्यूएशन नहीं करवाना चाहती है, पेशेंट कह रही है कि मैडम मैं कोई भी सक्शन इवैक्यूएशन या कोई डीएनसी नहीं करवाना चाहती हूँ, कॉमन लैंग्वेज में जैसा कि पेशेंट्स बोलते हैं हमसे, तो हम उसको ऑफर कर सकते हैं मेडिकल अबॉर्शन. मेडिकल अबॉर्शन जो किट आती है उसमें मैंने जैसा पढ़ाया था पिछली बार जब व्हेन आई टुक द लेक्चर ऑन अबॉर्शंस, के उसमें एक मेन ड्रग होती है जो कि मीफीप्रिस्टोन होती है 200 मिलीग्राम. 200 मिलीग्राम जो है मेफीप्रिस्टोन डे 1 पे खिलाई जाती है, और इसके 48 घंटे बाद 48 आवर्स बाद आपको मीजोप्रोस्टॉल की टैबलेट देनी है. ये मीजोप्रोस्टॉल की टैबलेट 4 टैबलेट्स होती हैं, 200 माइक्रोग्राम की ईच टैबलेट होती है, और ये टोटल डोज बनता है 800 माइक्रोग्राम का. अब ये बात समझ लें कि 800 हर पेशेंट को रिक्वायर्ड नहीं होगी. अगर पेशेंट की प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से कम है, 8 वीक से कम है, तो 800 माइक्रोग्राम इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि पेशेंट की पैरिटी क्या है. अगर पेशेंट मल्टीपैरस पेशेंट है, यानी उसके एक से ज्यादा बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हो चुके हैं, स्कार्ड यूट्रस नहीं है, तो हम 800 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टॉल की 4 टैबलेट पेशेंट को या तो ओरली खाने को दे सकते हैं या वजाइनली अपने सामने अपने क्लिनिक में उसको रख सकते हैं.
800 आप स्टैट डोज भी दे सकते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आने की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इनटू 400 एंड 400। आप 400 एक टाइम पे दीजिए 48 घंटे बाद, और फिर वही बची हुई 400 यानी 2 टैबलेट्स आप 6 आवर्स या 4 आवर्स के बाद पेशेंट को परवेजाइनली डालने के कहिए या खुद डाल दीजिए। दिस इज व्हाट द प्रोटोकॉल इज फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टिल 8 वीक्स। बट अगर यहीं पर स्कार्ड यूट्रस है, जैसे कि प्रीवियस 2 LSES पेशेंट आई है जिसके पहले 2 बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए थे, यू हैव टू बी अ लिटिल गार्डेड व्हाइल यूजिंग मीजोप्रोस्टोल नाउ। ठीक है, अगर जेस्टेशनल एज 6 वीक्स 7 वीक्स तक है तो आई वुड प्रेफर कि आप एक साथ स्टैट डोज ना देकर यू गिव इट इन पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ एवरी 4 आवरली। तो आप एक बार पहले 400 दीजिए, फिर 200 दीजिए, और फिर अगर कॉन्ट्रैक्शंस और ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो तो फिर 200 और दे दीजिए। एंड दिस इज हाउ अ मेडिकल अबॉर्शन इज टू बी कंडक्टेड। और ये सब कुछ जब हो जाएगा उसके 14 दिन बाद पेशेंट करीबन 14 दिन तक 13-14 दिन तक ब्लीड करेगी, और उसके बाद आप एक रिपीट स्कैन करवाएंगे जिसमें कि यू विल लुक फॉर एनी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। नॉर्मली कोई प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन नहीं बचते बाय 2 वीक्स एंड एट द एंड ऑफ 2 वीक्स। अगर कभी रह भी जाते हैं एंड पेशेंट अभी भी ब्लीड कर रही है तो इवेंचुअली शी विल पास ऑफ दोज प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। अगर रह जाते हैं तो यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर 200 माइक्रोग्राम ऑफ मीजोप्रोस्टोल अगेन। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर ले। मेरे पास काफी सारे लोगों के जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन करा है वो बार बार यही पूछते हैं कि मैडम कैसे डोज देना है, कब देना है, कितना खिलाना है, कितनी कितने दिनों से खाना है। दिस इज फॉर वंस एंड फॉर ऑल नाउ फॉर ईच वन ऑफ यू हु इज लिसनिंग टू माय लेक्चर के आपको पहले मेफीप्रेस्टोन देनी है, उसका पूरा एक्शन आने देना है 48 आवर्स तक, फिर मीजोप्रोस्टोल पे जंप करना है। और डोज यूजुअली प्राइमीज में तो आप 800 स्टैट दे सकते हैं, ब्रेक करके दे सकते हैं। मल्टीज में कोशिश करिए कि आप ब्रेक करके दें, और अगर स्कार्ड यूट्रस है तो थोड़ा सा कॉशियसली दें, राइट। आई पर्सनली प्रेफर वजाइनल रूट फॉर मीजोप्रोस्टोल, क्योंकि जब हम हायर डोजेस देते हैं तो काफी गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है उससे पेशेंट को, तो आई जनरली डू नॉट प्रेफर ओरल रूट इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो है इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन का। अगर मेरे पास एक पेशेंट आती है और वो ये कहती है कि मैडम मैं 9 हफ्ते या 11 हफ्ते प्रेग्नेंट हूँ एंड आई वांट टू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी, मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, शी इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ MTP एक्ट और MTP क्लॉज, तो मैं उसको अबॉर्शन ऑफर करूंगी। एंड देन द इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन विल बी डन बाय द मीजोप्रोस्टोल अलोन रिजीम। जब भी हम मीजोप्रोस्टोल अलोन रिजीम लेते हैं, यानी कि किसी और प्रोस्टाग्लैंडिन की हम सहायता नहीं लेंगे अपना अबॉर्शन पेशेंट का अबॉर्शन करवाने में, इस मीजोप्रोस्टोल अलोन रिजीम में 9 से 12 हफ्ते के बीच में करीबन 400 से 800 माइक्रोग्राम वजाइनल टैबलेट या सबलिंगुअल एवरी 3 आवर्स पे हम रिपीट करते हैं। सो 9 to 12 वीक्स तक अगर मेरे पास कोई महिला आती है 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी लेकर और मुझे सिर्फ मीजोप्रोस्टोल से अबॉर्ट करवाना है, तो मैं उस पेशेंट को उसकी पैरिटी डिसाइड करते हुए, अगर प्राइमी है तो यूजुअली 400 देती हूँ, और इसमें मेफीप्रिस्टोन नहीं दे रहे हैं, ओके, और या फिर मैं उसको 200 एवरी 3 आवरली देती रहती हूँ जब तक कि उसका ऑस ओपन ना हो जाए, राइट। एक बार ऑस ओपन हो गया उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन सब्सिक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ एक्सपेल हो जाते हैं, राइट। इसके बाद आता है हमारा वो आगे की जेस्टेशनल अबॉर्शंस जो कि 12 वीक्स से ज्यादा है। अगर मेरे पास ऐसी पेशेंट आ रही है जो कि 14 वीक्स प्रेग्नेंट है, अब 14 वीक्स का जो बेबी होता है उसमें सारे अंग बन जाते हैं, बोन्स बन जाती हैं, तो सच अ प्रेगनेंसी विल नेवर बी टर्मिनेटेड बाय mifepristone and misoprostol alone. You will require good uterine contractions and you cannot do suction evacuation. तो बेसिकली मीजोप्रोस्टोल अलोन रिजीम जो हम 12 हफ्ते से पहले करते हैं उसमें हम कुछ हद तक सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं एक बार ऑस अगर खुल जाए, बट यूजुअली मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्राइमी ग्रेविडा पेशेंट्स पे या ऐसी पेशेंट्स जो बहुत ग्रैंड मल्टी है उनमें सक्शन इवैक्यूएशन प्रेफर नहीं करती, क्योंकि एनी काइंड ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी will eventually hamper the uterine lining and this will in turn will hamper the future prospects of her fertility. एक प्राइमी ग्रेविडा पेशेंट की जितना हो सके उतना नॉर्मल इवैक्यूएशन होना चाहिए, इंडिजीनस इवैक्यूएशन होना चाहिए, मीनिंग देयर बाय दैट यू शुड नॉट interfere with the
नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ अबॉर्शन, लेट द प्रोसीजर बी स्पॉन्टेनियस, लाइक अ स्पॉन्टेनियस। आप सिर्फ ऑस ओपन करने में, ये सर्वाइकल डायलेटेशन में मदद करें, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस बुलवाएं और उसकी वजह से बेबी या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को एक्सपेल करवाएं। सर्जिकल इवैक्यूएशन में सम डिग्री ऑफ सर्वाइकल ट्रॉमा एंड यूट्राइन इंडोमेट्रियल ट्रॉमा डज हैपन व्हिच इवेंचुअली, और कोई भी चीज हम जब बाहर अंदर लेके जा रहे हैं देयर इज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड वी नो कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती हैं ये बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। सो मोस्ट ऑफ दीज विमेन जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से सफर करती हैं आफ्टर सक्शन इवैक्यूएशन, उनमें होता यही है कि वो सक्शन इवैक्यूएशन करवा लेती है किसी जगह पे जाकर और फिर उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो जाता है विच इज कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और इस इन्फेक्शन के बाद सैल्पिंजाइटिस होता है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और इवेंचुअली फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, और जब फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है तो द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसीज आर रिमोट। ओके, सो आई वुड रेकमेंड कि जितना हो सके हम इस अबॉर्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाएं, इसमें सर्जिकल इवैक्यूएशन की गुंजाइश ना रखें, एटलीस्ट अप टिल लेस देन 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इन प्राइमी ग्रेविडास जिनके एक भी लाइव इश्यूज नहीं है। ओके, इसके बाद आती है 12 से 20 वीक्स के वो प्रेगनेंसीज जहां बच्चे के पूरे अंग बन गए हैं, हड्डी बन गई है। नाउ व्हाट यू विल डू इज you will go in with lesser dosages, okay? So instead, depending on again the parity of the patient, आप 400 microgram every 3 hourly आराम से दे सकते हैं। जितना ज्यादा जेस्टेशन होता जाता है उतना डोज कम होता चला जाता है, यानी कि यूट्रस का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा हमारा जो डोज ऑफ इवैक्यूएशन है वो कम होता चला जाता है। सो अगर 20 वीक्स तक का यूट्रस हमें मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन करवाना है, समवेयर अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो हम मैक्सिमम ऑफ 5 डोजेस 400 माइक्रोग्राम के पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, इस ड्रग की जो ब्यूटी है वो ये है कि आप बहुत अच्छे इससे रिजल्ट्स पा सकते हैं, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि आप पेशेंट की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, उसके डायलिटेशन को, ओपनिंग ऑफ ऑस को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें। ये नहीं कि सिर्फ ड्रग देते गए एंड यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीवी फाइंडिंग्स, द कॉन्ट्रैक्शंस ऑन द यूट्रस। ओके, ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए ये ड्रग्स हो सके तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने हॉस्पिटल्स में करें, है ना। जब भी आप इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन कर रहे हैं 12 हफ्ते से ज्यादा का, तो ऑब्वियसली पेशेंट को घर नहीं बैठते, एडमिट कर लेते हैं, राइट, सो दैट यू कैन मॉनिटर दीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। इसके बाद आता है राइटनिंग ऑफ सर्विक्स प्रायर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर सर्जिकल अबॉर्शन। अगर कोई पेशेंट आती है वो कहती है नहीं मैडम मैं तो 14 दिन ब्लीड नहीं करना चाहती, मुझे आप एक बार में डीएनसी कर दीजिए और ये बच्चा निकाल दीजिए, देन आई वुड रेकमेंड कि आप कभी भी मेटल डायलिटेशन ना करवाएं। सो देयर आर लॉट ऑफ मेटल कैनुलास, देयर आर लॉट ऑफ प्लास्टिक सक्शन कैनुलास दैट आर यूज्ड फॉर सक्शन एंड इवैक्यूएशन, बट डायलिटेशन आर डन विद मेटल डायलेटर्स, दे आर कॉल्ड हिगास डायलेटर, और ये काफी ट्रोमैटिक डायलेटर्स होते हैं, इनसे रिस्क ऑफ परफोरेशन ऑफ ग्रेविड यूट्रस तो होता ही है, प्लस सर्वाइकल ट्रॉमा हो जाता है। अब ये सर्वाइकल ट्रॉमा की जो मैं इतनी बार बार बात कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो जाता है क्योंकि वो किसी रिमोट जगह जाके अपनी डीएनसी करवा लेते हैं, और उस डीएनसी में लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि सर्विक्स को खोलने के लिए एकमात्र छोटी सी गोली है जिसका नाम मीजोप्रोस्टॉल है। अगर ये हम पर वजाइनली 3 घंटा पहले प्रोसीजर के रख देंगे तो सर्विक्स राइपेंड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इतना प्लाइबल हो जाता है कि एक सक्शन कैनुला, प्लास्टिक सक्शन कैनुला आराम से उसमें स्मूथली चला जाता है विदाउट एनी सर्वाइकल ट्रॉमा। और जब ये नहीं देते हैं लोग तो वो फोर्सफुल डायलिटेशन करते हैं मेटल कैनुला से या प्लास्टिक कैनुला से, जिसकी वजह से सर्विक्स के सर्कुलर फाइबर्स डिसरप्ट हो जाते हैं। रिमेंबर ये डैमेज परमानेंट डैमेज है, आप कुछ भी करके इसको सुधार नहीं सकते हैं। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर प्रैक्टिसिंग सक्शन इवैक्यूएशंस इन देयर क्लिनिकल प्रैक्टिस कि प्लीज अपने प्रोसीजर के पहले मेटल डायलेटर्स का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने सक्शन और इवैक्यूएशन के पहले 3 घंटे पहले पेशेंट को या तो सबलिंगुअल रूट से या वजाइनल रूट से पेशेंट को 200 या 400 माइक्रोग्राम ऑफ मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट खिला दें। दैट इज वेरी 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 प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, इट विल गिव यू वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। योर सक्शन इवैक्यूएशन विल बी वेरी वेरी स्मूथ, द पेशेंट विल नॉट शाउट, शी विल बी काम, बिकॉज रिमेंबर इस पूरे प्रोसीजर में डीएनसी के ना जो सक्शन इवैक्यूएशन हम लोग करते हैं उसमें सबसे पेनफुल जो चीज है वो है सर्वाइकल डायलिटेशन। और वो सर्वाइकल डायलिटेशन स्पेशली मैंने लोगों को देखा है जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, उनमें क्या होता है कि प्रीवियस सेक्शन का सक्शन इवैक्यूएशन कर रहे थे, अब प्रीवियस सेक्शन का जो सर्विक्स होगा वो बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड होगा, बिल्कुल नली पैरासॉस की तरह,
और उसमें वो फोर्सफुल डायलेटेशन करते हैं और इसी से परफोरेशंस हो जाते हैं। तो रिमेंबर, इफ यू वांट टू मेक योर एंटायर प्रोसीजर ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन वेरी स्मूथ, आप कुछ नहीं, सिर्फ 200 से 400 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टॉल वजाइना में या सबलिंगुअल दे दें या ओरल दे दें पेशेंट को 3 घंटा पहले। सर्विक्स एकदम प्राइम्ड, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और आपका पूरा इवैक्यूएशन का प्रोसेस एकदम स्मूथ और पेनलेस हो जाएगा, राइट, विदाउट एनी ट्रॉमा इन द सर्विक्स ऑल्सो। नेक्स्ट आता है यूजेस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। अब इंडक्शन का मतलब ये होता है कि लेबर को स्टार्ट करवाना। कोई लेडी मेरे पास आती है और वो कहती है कि उसकी ड्यू डेट निकल गई है या उसको किसी वजह से इंड्यूस करना है हमको, जैसे कि मान लेते हैं वो प्री एक्लैम्शिया है या बच्चा पेट में शांत हो गया है, IUFD हो गया है ना। अब ऐसे केसेस में जहां हमें इंडक्शन करना है, हमें लेबर खुद से एस्टैब्लिश करवाना है, तो फिर हमको मीजोप्रोस्टॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज जो मैं सिखाना चाहूंगी, देयर इज अनदर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग व्हिच इज कॉल्ड एज सर्वीजेल या सर्वी प्राइम, ठीक है। ये PGE2 होता है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा कॉस्टली है, जेल टाइप होता है, इसको भी इंट्रावेजाइनली डालते हैं, इंट्रासर्वाइकली डालते हैं, बट ये काफी कॉस्टली है, इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। इसीलिए आजकल सर्वी जेल या सर्वी प्राइम को ऑलमोस्ट कई जगह पर मीजोप्रोस्टॉल ने रिप्लेस कर दिया है, ओके। अब जब भी हमको इंडक्शन ऑफ लेबर करना है, यानी ऑस को ओपन करवाना है, सर्विक्स को डायलेट करवाना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस करवाने हैं, जैसे कि वो IUFD हो या एक्लैम्शिया की पेशेंट हो या सीवियर प्री एक्लैम्शिया की पेशेंट हो या APH की पेशेंट हो, तो हम द स्टार्टिंग डोज इन मिड ट्राइमेस्टर इज 200 माइक्रोग्राम। बट अब यहाँ एक डोज स्ट्रैटेजी है। अगर यही यूट्रस स्कार्ड यूट्रस हो, जैसे प्रीवियस 1 LACS है, 26 वीक्स प्रेग्नेंट है, IUFD लेके आई है, मैं स्टार्ट 200 डोज नहीं देना चाहूंगी, आई वुड अगेन स्टार्ट विथ हाफ द डोज 100 माइक्रोग्राम। तो यस, अगर स्कार्ड यूट्रस है तो प्ले अ लिटिल सेफर एंड यूज अ लिटिल लेसर डोज ऑफ मीजोप्रोस्टॉल एंड जज द कॉन्ट्रैक्शंस अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर पेशेंट का अपना एक इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स है टू द ड्रग, ओके। But yes, second trimester में in an unscarred uterus you can safely go with 200 to 400 microgram vaginally every 4 hourly, जब तक कि ऑस ओपन नहीं हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद आप ऑक्सीटोसिन पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इंडक्शन करवाने के लिए यानी ऑस को ओपन करवाने के लिए यू विल यूज दिस टैबलेट ऑफ मीजोप्रोस्टॉल। इसके अलावा आता है सर्वाइकल राइपनिंग में। सर्वाइकल राइपनिंग प्रायर टू एनी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर या यूट्राइन इंस्ट्रूमेंटेशन। अब कौन से ऐसे गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है जहां हमें यूट्रस के अंदर जाना है? हमें यूट्रस के अंदर जाना है अगर हम पॉलीपेक्टमी कर रहे हैं, हम इंडोमेट्रियल बायोप्सी ले रहे हैं, है ना, राइट, या हम इंडोमेट्रियल सैंपलिंग कर रहे हैं इंडोमेट्रियल CA के लिए, या मान लेते हैं कि हमें पेशेंट की कोई हिस्ट्रोस्कोपी करनी है, बेसिकली वी वांट टू गो एंड सी इनसाइड द यूट्रस। सो अगर हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी है या हमें पेशेंट की पॉलीपेक्टमी करनी है, इंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है, या इनफैक्ट सक्शन इवैक्यूएशन करना है, कोई गायनिक क्यूरेटाज करना है, कोई IUCD अंदर फंसी हुई है उसको निकाल के लेके आना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें सर्विक्स ओपन चाहिए, सर्विक्स सॉफ्ट चाहिए, प्लाइबल चाहिए, ऐसा सर्विक्स जो नेगोशिएट हो सके विद द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर पुटिंग इनसाइड द यूट्रस। तो इसके लिए जो हम लोग अगेन फिर यही टैबलेट्स यूज करते हैं, 200 to 400 माइक्रोग्राम ऑफ मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट वजाइनली या सबलिंगुअली। अगर आप 4 घंटे पहले प्रोसीजर के दे देंगे, 3 घंटे, द एंटायर प्रोसीजर विल बी वेरी स्मूथ एंड पेनलेस, ओके। फिर इसके बाद आता है इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। फुल टर्म, अभी तक हमने बात करी थी सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम 200 से 400 दे रहे थे, राइट, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 28 वीक से कम तक। जैसे ही पेशेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में आती है, मैंने बोला ना डोज कम होता जाता है मीजोप्रोस्टॉल का, यस, अब मीजोप्रोस्टॉल फुल डोजेज में नहीं जाएगी। इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ टर्म बेबीज अगर करना है, मान लेते हैं मेरे पास एक पेशेंट आती है, मैं रिमोट जगह पे काम कर रही हूँ, मेरे पास सर्विजेल नहीं है, कॉस्टली मेडिसिन भी नहीं है, और पेशेंट एकदम ऑस क्लोज में पोस्ट डेटेड है, उसकी ड्यू डेट निकल गई है, अब मैं इसको कैसे इंड्यूस करूँ? प्राइमी ग्रेविडा है, पोस्ट डेटेड है और एक ही दिन उसका गुजरा है अब, लेकिन आई वांट टू इंड्यूस द लेबर, ओके। सो फॉर इंडक्शन एंड एज वेल एज ऑगमेंटेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि प्राइमरीली इस ड्रग का काम क्या है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लेके आना, तो इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के लिए हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। Although it is an off-label use, why? Because we have better drugs which are much safer, okay? थोड़ा safe है, ज़्यादा safety profile जिनकी ज़्यादा है. We have Servigel now and Oxytocin.
बट रिमेंबर वन थिंग दैट विथ, एक तो सर्विजेल की पहला डिसएडवांटेज कि वो कॉस्टली है, उसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत है, तो हर जगह अवेलेबल नहीं है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आर्स where we are struggling with refrigeration of certain medications, it is not possible for everywhere to be supplying this drug Servigel. तो हमारे पास जो easier and cheaper option है, और हम सिजेरियन सेक्शन का रेट भी कम कर सकते हैं, नहीं तो हर पेशेंट को अगर हम इंड्यूस नहीं करते हैं, ट्रायल ऑफ लेबर नहीं देते हैं, तो हर पेशेंट इवेंचुअली सिजेरियन सेक्शन में लैंड करती है। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम फुल टर्म वाइबल फीचर्स में स्मॉलर डोजेज में स्टार्ट करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। प्राइमरी ग्रेविडा में यू कैन सेफली स्टार्ट विद 50 माइक्रोग्राम ऑफ पर वेजाइनल और सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ मीजोप्रोस्टॉल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑस क्लोज में एक पेशेंट आई है, उसका लेबर मुझे इंड्यूस करना है, तो मैं 50 माइक्रोग्राम दे देती हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस ड्रग को देने के बाद यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करना पड़ता है, बेबी के हार्ट साउंड्स को या फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज द टू मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस ड्रग इज यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इरेटिक आ सकते हैं, दूसरा फीटल डिस्ट्रेस होना या बेबी का मेकोनियम पास कर देना। These are two major complications of this drug. Hence, this drug has to be given with supervision. Otherwise, it's a very, very nice drug. It's very, मतलब it has a wide safety margin and unscarred uterus में तो I have never seen anything bad happening. Okay. Now, अगर यही पेशेंट मल्टी हो जाती है प्राइमरी में, जैसा कि मैंने कहा कि आप 50 माइक्रोग्राम ऑफ ड्रग से बिल्कुल सेफली प्ले कर सकते हैं, बट अगर यही पेशेंट आपकी मल्टी ग्रेविडा हो जाती है, यानी कि उसके एक या दो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो गई है, तो यू कट शॉर्ट द डोज एंड मेक इट अराउंड हाफ। 25 माइक्रोग्राम इज देन द डोज दैट यू कैन गिव ऑफ लेबल। So 25 microgram every 4 to 6 hourly can be repeated for induction of labor in multigravidas. Okay? And ये डोज डिपेंडिंग ऑन पीवी फाइंडिंग्स आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एटॉनिक पीपीएच। तो प्रिवेंट करने के लिए भी और ट्रीट करने दोनों के लिए एटॉनिक पीपीएच में मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट यूज होती है। जब भी हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आते हैं, प्लेसेंटा आउट हो जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए आजकल रिकमेंडेशंस हैं कि आप एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करें, जिसमें कि आप 10 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन आईएम लगाएं। किसी किसी जगह ऑक्सीटोसिन रेफ्रिजरेशन की प्रॉब्लम की वजह से अवेलेबल नहीं होता है, या वहां पे इंजेक्शन लगाने की सुविधा नहीं है, तो आपके पास अगर ये ड्रग है 600 की एक टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल की, उसको आप पर रेक्टली डाल दें, एंड दिस इज व्हाट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यू विल प्रिवेंट पीपीएच, उस पेशेंट को पीपीएच नहीं होगा अगर आप 600 माइक्रोग्राम ऑफ दिस टैबलेट पर रेक्टली डाल देंगे। अगर पीपीएच हो रहा है तो आपको डोज बढ़ा के 800 से 1000 माइक्रोग्राम पर रेक्टली भी टैबलेट डाली जा सकती है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एटॉनिक पीपीएच। सो कभी भी आपके पास, ये बहुत मैजिकल ड्रग है, बहुत ही चीप ड्रग है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है और इजीली अवेलेबल है, इसका बहुत वाइडर यूसेज है और इसको बहुत कॉमनली हमारी ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके जो असर हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ईदर इंडक्शन और डिलीवरी और अबॉर्शंस और मैनेजिंग पीपीएच एंड राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स। बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। देन वी कम टू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मीजोप्रोस्टॉल। एक तो ये बहुत चीप है, दिस ड्रग इज हार्डली कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 20 रुपीज। ओके, इसकी काफी लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। ठीक है, आप काफी दिन तक इसको यूज कर सकते हैं, इसको कोई आपको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, नो इंजेक्शन इज नीडेड, आपको किसी सिरिंज की किसी उसकी जरूरत नहीं है। आप यूजुअली ऐसे निकाल के टैबलेट दे सकते हैं, अगर वैजाइनल डालना है तो एक ग्लव्स की जरूरत है बस। It is ideal for low resource setting, particularly in developing countries like ours, India, जहाँ पे हमारे पास trained staff नहीं है, trained nurses नहीं है, refrigerators नहीं है, इंजेक्शन लगाने वाले नहीं है, वहाँ ये ड्रग काफी बेहतरीन ड्रग है। And then there is no contraindication to be using in bronchial asthma, जैसे कि हम bronchial asthma के patients को नहीं दे सकते हैं other prostaglandins like PGF2 alpha या PGE2 डायनोप्रोस्टॉल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम वहां पर भी मीजोप्रोस्टॉल यूज कर सकते हैं। मीजोप्रोस्टॉल एनालॉग कैन बी यूज क्योंकि सेलेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड करता है ओनली इन द यूट्राइन मायोमेट्रियम, इट डज नॉट बाइंड विद द मसल्स ऑफ द ब्रोंकस। ओके, बट व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स? एडवर्स इफेक्ट्स आर यूजुअली वेरी माइल्ड। मैंने बताया कि जो नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया है,
एक फीवर विद चिल्स आ सकता है डेफिनेटली। इसीलिए जब हम एटॉनिक पीपीएच के लिए जब इतना हाई डोज देते हैं 800 या 1000, तो हमें पोस्टमार्टम में पेशेंट को फिब्राइल एपिसोड आते हुए दिखते हैं कि पेशेंट को ठंड लग रही है और बुखार चढ़ गया है। हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सिंस वी हैव गिवन द पेशेंट मीजोप्रोस्टॉल, दिस इज द रीजन व्हाई द पेशेंट इज बिकमिंग हाइपरपायरेक्सिक। ओके, फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं डेफिनेटली। ये ड्रग प्राइमरीली यूट्राइन मस्कुलेचर पे एक्ट कर रही है, इसलिए पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो कॉज करेगी ही करेगी। कभी कभी इट माइट प्रोड्यूस हेवी ब्लीडिंग पर वजाइनम इन केसेस ऑफ अबॉर्शन। अगर आपने अबॉर्शन में बहुत सारा डोज एक साथ दिया या किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग पर वजाइनम हो सकती है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और जब भी आप मेडिकल टर्मिनेशन एडवाइस करते हैं 400 या 800 माइक्रोग्राम पेशेंट को घर पे रखने को देते हैं, तो प्लीज पर्चे पे ये लिखें कि इन केस यू एनकाउंटर हेवी ब्लीडिंग पर वजाइनम, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द क्लिनिक और टू द हॉस्पिटल। इसके बाद आता है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन एंड यूट्राइन टैकीसिस्टोल। यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब होता है यूट्रस में जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आना। टैकीसिस्टोल का भी मतलब यही होता है कि जब आपके 3 कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 10 मिनट्स में आने चाहिए, लास्टिंग फॉर अराउंड 45 सेकेंड्स, विच आर आइडियल कॉन्ट्रैक्शंस। ये ना हो के पेशेंट को बहुत जल्दी हायर फ्रीक्वेंसी पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे और वो काफी देर तक सस्टेन्ड लास्ट करें, तो इसको यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन या यूट्राइन टैकीसिस्टोल कहते हैं। और ये नॉर्मल लेबर के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे फीटल डिस्ट्रेस होता है। जब बहुत ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो घट जाता है और बच्चे को हाइपोक्सिया होने लगता है, इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया। जब भी बच्चे को इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया होता है उसको हम फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। और इस फीटल डिस्ट्रेस की वजह से कुछ बच्चे जो है मिकोनियम पास कर देते हैं। मिकोनियम इज नथिंग बट फीटल स्टूल विच इज पास्ड इन यूट्रो, एंड इसकी वजह से बच्चे को डिस्ट्रेस होने लगता है, विच इज कॉल्ड फीटल डिस्ट्रेस। तो दो अगर मैं कहूं कि मेजर कॉम्प्लिकेशंस विद दिस ड्रग क्या है, वो ये है कि यूट्रस में हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए। बट बिलीव मी, अगर आप डोज मॉनिटर्ड देंगे, सही से कैलकुलेटेड डोज देंगे और मॉनिटर करेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी बहुत कम देखा जाता है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन एंड यूट्राइन टैकीसिस्टोल। यू हार्डली इनकाउंटर दीज कॉम्प्लिकेशन, राइट। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो फीटल डिस्ट्रेस का है, इसीलिए इस ड्रग को मॉनिटरिंग के साथ देना चाहिए, यानी कि एवरी 1 आवरली आपको FHS सुनते रहना चाहिए। अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर करवा रहे हैं टर्म बेबी में, IUFD तो नहीं, बट अगर टर्म बेबी में जहाँ लाइव फीटस है वहां पे अगर हम टर्मिनेशन करवा रहे हैं तो हमें FHS सुनते रहने चाहिए एवरी 45 मिनट्स पे जाकर, सो दैट वी कैन पिक अप एनी काइंड ऑफ फीटल डिस्ट्रेस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसके अलावा जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स हैं व्हिच कैन बी एब्सोल्युटली ओमिटेड। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ड्रग? कब नहीं देनी है ये ड्रग? अगर किसी पेशेंट को कोई नोन एलर्जी है मीजोप्रोस्टॉल के लिए, उसने आपको बताया है कि उसकी पिछली डिलीवरी में एक ड्रग दी गई थी जिससे उसे ऐसा ऐसा होने लगा, आप मत दीजिए। अगर कोई प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस 1 या प्रीवियस 2 LSCs को मीजोप्रोस्टॉल नहीं देते। अबॉर्शन करवाना है और पेशेंट सक्शन इवैक्यूएशन नहीं कराना चाह रही है तो आप लिखते हो, बट अगेन इट इज अ रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी डोज थोड़ा सा मीजोप्रोस्टॉल का आप कम करके देते हो, ज्यादा गैप बढ़ा के देते हो, राइट। सो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। फिर कोई प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी हुई है और टर्म प्रेगनेंसी है, जैसे पेशेंट मेरे पास आती है और वो ये कहती है कि मैडम मेरी ये बच्चा होने से पहले मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसमें कि मेरी मायोमेक्टमी हुई है, एक सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड था जिसको निकाला था 4 साल पहले। आई विल बी कॉशियस एंड a little apprehensive in giving this drug misoprostol, so ideally in a scarred uterus you should avoid it, and particularly जहाँ पे आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं हो कि किस टाइप की सर्जरी हुई थी यूट्रस पे। फिर इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी ये ड्रग कैटेगरी X को बिलोंग करती है, इसलिए मीजोप्रोस्टॉल नहीं देते। ऑब्वियसली अगर प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग लेडी को आप देंगे तो प्रेग्नेंट लेडी तो अबॉर्ट कर देगी, तो इसलिए दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन until unless it is being used for a specified use like abortions. So I think that this is done with misoprostol. It's a very handy drug, very commonly being used. In fact, abortions के लिए तो हम in and out MTP kit लिखते हैं, and we must know everything about this drug.
इट्स वेरी सेफ, बट हमें फिर भी पेशेंट को काफी कुछ एक्सप्लेन करके ही ये ड्रग देनी चाहिए about the risk of hemorrhage, about the risk of uterine hyperstimulation, abdominal cramps, when she has to come to the hospital and report immediately.